एवरीवन। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि बैंक ऑफ इंडिया ने 7 अप्रैल को जितने भी सीएसए का सिलेक्शन हुआ था उन सारे को जोन अलॉट कर दिए थे और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दिया था वो अलॉटमेंट का पीडीएफ और रोल नंबर वाइज और रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज। और आज यानी कि 8 अप्रैल को उन्होंने डीवी और एलपीटी के रिगार्डिंग मेल भेज दिया है कैंडिडेट्स को। देखो, डीवी में अपीयर होने से पहले ये जो मेल आपको आया हुआ है इस मेल को समझना बहुत ही क्रूशियल है और इस वीडियो में हम मेल को एक्सप्लेन करते हुए और जितने भी फॉर्म्स आपको लगने हैं डीवी फॉर्म्स वो सारे को एक्सप्लेन करूंगा और एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखने वाला है। देखो, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन है वो तभी कंफर्म किया जाएगा जब आप मेडिकली फिट होगे, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि आपका जो करेक्टर है वो वेरीफाई किया जाएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही होगा, जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाया है आपने अपने एप्लीकेशन में आईबीपीएस के वो सारे का प्रूफ अगर आप दे देते हो और जो भी टेस्टिमोनियल्स है अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, हम लोग देख लेंगे अभी। और फाइनली आपका एलपीटी भी कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि आप अगर क्लास 10th और 12th में उस पार्टिकुलर स्टेट का लैंग्वेज नहीं पढ़ा है आपने, जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, तो आपका एलपीटी कंडक्ट किया जाएगा। और एलपीटी को कैजुअली लेना नहीं है, एलपीटी को सीरियसली लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैंक जैसे कि सेंट्रल बैंक और अभी इंडियन बैंक का भी न्यूज़ आया है कि वो उन्होंने एलपीटी में फेल हो जाने पे कैंडिडेट्स को रीटेस्ट के लिए मौका दिया है, ठीक है। और रीटेस्ट के बाद भी अगर फेल कर जाते हैं तो फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब बाद में देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि रिपोर्ट कब करना है। रिपोर्ट देखो उनको दिया गया है, ये जो कैंडिडेट है इनको रिपोर्ट करना है 20 अप्रैल 9:30 बजे। और इन्होंने ये बोला है कि ये जो डीवी होने वाला है आपका ये 2 दिन का प्रोसेस है, ठीक है। और मेडिकल टेस्ट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एलपीटी सब कुछ करवाया जाएगा आपका, ओके। देखो, यहाँ पर इन्होंने एड्रेस दे रखा है और सबसे पहला जो फॉर्म्स ये बोल रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि एफिडेविट। और ये एफिडेविट जो है 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपको बनवाना है। और ये एफिडेविट क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो, यही है एफिडेविट का फॉर्मेट जो कि आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। आपको सिंपली क्या करना है, इसको प्रिंट आउट करवा लेना और फिर किसी भी नियरेस्ट नोटरी के पास या एडवोकेट के पास किसी के पास जाइए, ठीक है, और इसको डेली नोटराइज करवाना है। इसमें देखो चीज़ें क्या क्या लिखी हुई है, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और आप ये जब एफिडेविट साइन कर रहे हो इसका मतलब कि आप ये तीनों पॉइंट्स को एग्री कर रहे हो। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपको बैंक ऑफ इंडिया में जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिपेंड करेगी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे। यानी कि बैंक क्या करेगी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगी। और अगर सारा रिपोर्ट आपका सेटिस्फैक्ट्री मिलता है बैंक को तो तभी आपका ये जो सिलेक्शन है दैट विल बी कंफर्म्ड। फिर दूसरा बात ये लिखा हुआ है कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर बाद में जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में कुछ पता चलता है या कुछ गलत निकलता है तो आपकी जो जॉब है वो इमिडिएटली टर्मिनेट कर दी जाएगी, बिना नोटिस और बिना किसी सैलरी के। और फिर पॉइंट थर्ड में ये लिखा हुआ है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन बैंक आपका करवाती है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने के अंदर नहीं आता है। अब देखो, किस केस में 6 महीने के अंदर नहीं आएगा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, 2 केसेस में। या तो आपने एड्रेस जो है, जो अटेस्टेशन फॉर्म अभी आप फिल करोगे, वो अटेस्टेशन फॉर्म मैं दिखा दूंगा, वो अटेस्टेशन फॉर्म में जो एड्रेस अगर आपने गलत फिल कर दिया अपने पुलिस हेडक्वार्टर का, या अपना ही एड्रेस गलत फिल कर दिया, तो या अगर अपना एड्रेस फिल कर देगा तो पुलिस जो है अथॉरिटीज वो आपको लोकेट नहीं कर पाएगी। और अगर अपने पुलिस अथॉरिटी का ही एड्रेस गलत फिल कर दिया तो जब उस पुलिस अथॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो आपको लोकेट नहीं कर पाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो कैंडिडेचर है, आपकी जो जॉब है, वो बैंक को कैंसिल करने का अधिकार है। तो सिंपली ये है एफिडेविट 100 रुपीज़ का। और बस लास्ट में यही लिखा है कि आप ये कंफर्म कर रहे हो कि आपने जो भी जानकारी दी है वो 100% सही है और उसी के आधार पर आपको जॉब मिलेगी। तो ये था हमारा एफिडेविट। और दूसरा आपका डॉक्यूमेंट जो है, आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या
फर्दर हायर स्टडीज़ की है आपने, तो वो सारे के डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, यानी कि उसके फोटो कॉपीज ले जाने हैं आपको, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड, मार्कशीट्स, सब कुछ लेकर के जाना। और अगर आपने इस कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है थ्रू आउट योर स्टडी, ठीक है, तो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो टोटल 3 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए बैंक को, और जिसमें कि एक ये मांग रहे हैं उनसे जो कि जहाँ से या जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से आपने लास्टली ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या लास्टली आपने पास किया है जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, ठीक है, यानी कि लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रिंसिपल या एचओडी से करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए एक। प्रेफरेबली बोल रहे हैं, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी होता तो यहाँ पे ये लोग लिख देते हैं, ठीक है। और बाकी दो जो है करेक्टर सर्टिफिकेट किसी गैजेटेड ऑफिसर से ले लेना या किसी बैंक ऑफिसर से ले लेना। देखो, बैंक ऑफिसर से ही ले लेना दो जा करके। एक एक तो बैंक ऑफ इंडिया में अपना ये अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना, ये जो जो भी है टीवी लेटर, इसको दिखाना, वहाँ से एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। और एक किसी गैजेटेड ऑफिसर या किसी दूसरे बैंक के मैनेजर से बनवा लेना, ठीक है। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा तुम्हारा। और फॉर्मेट की बात करें, देख लेता हूँ फॉर्मेट है कि नहीं। तो जिन्होंने मुझे ये मेल शेयर किया है और उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट का कोई पीडीएफ शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है करेक्टर सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं भेजा हो। तो करेक्टर सर्टिफिकेट का अगर कोई फॉर्मेट होगा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल में भी, वहाँ पे आप ले लेना, ठीक है। और नहीं तो करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं भी मिला तो सारे बैंक्स का सेम ही होता है, इट डजेंट मैटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखो, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। लोग बोलते हैं क्या जो बैंक का जो फॉर्मेट है या आईबीपीएस का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, बैंक के फॉर्मेट में या आईबीपीएस के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, वो स्टेट आपका जिस तरह से भी इशू करके देता है, दैट सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। बस ये होना चाहिए कि वो जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। और अगर वैलिडिटी की बात करें तो जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर लाएंगे आप एनसीएल, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर ही होना चाहिए। तो करंट फाइनेंशियल ईयर तो ये 26-27 चल रहा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26, ठीक है। और जिन्होंने डिसेबिलिटी कैटेगरी से फॉर्म भरा है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म भरा है, उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इनको चाहिए। और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें और एड्रेस प्रूफ की बात करें तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब चलेगा। अगर देखो, पैन मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पैन आपको अगर नहीं बना हुआ है आपका तो पैन बनवा लेना, एक्नॉलेजमेंट भी चल जाएगा उसका, ओके। और 5 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन में आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त दिया था फोटो, वही फोटो आपको लेकर के आना है। और आईबीपीएस एप्लीकेशन चाहिए इन्हें, कॉल लेटर्स प्री और मेंस का वो भी चाहिए, और स्कोर कार्ड, ये सब लेकर के जाना। और बहुत लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि प्री और मेंस का कॉल लेटर तो नहीं है, ये तो जमा नहीं लिया जाता है। तो देख लेना, अगर होगा तुम्हारे पास तो लेकर के जाना, ठीक है। और काइंडली सबमिट द ड्यूली फिल्ड अप कॉपीज ऑफ पीडीसी न्यू अटेस्टेशन फॉर्म, 4 सेट्स, डिटेल्स ऑफ रेफरीज, प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयर रिपोर्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन, मेडिकल फिटनेस एक्सेट्रा एज पर द अटैच्ड फॉर्मेट। यानी कि ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे अभी, और ये सारे में क्या क्या फिल करना है वो बता देते हैं, ओके। देखो, ये पीडीसी फॉर्म जो ये बोल रहे हैं, मतलब कि पर्सनल डेटा फॉर्म, इसमें लिखा हुआ है फॉर डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर्स। हालांकि ये ऑफिसर्स को फिल करना है, ठीक है, लेकिन आपको बैंक ने भेजा है, आप क्लरिकल में हो, तो जब बैंक ने भेजा है तो फिल तो करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। लेकिन ये ऑफिसर्स को फिल करना होता है। तो देख लो, नेम अपना लिख देना है ब्लॉक लेटर्स में। और जॉइंट बैंक के 7 नंबर पॉइंट जो है, यहाँ पे आप CSA लिख देना, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसको अभी ब्लैंक रख देना, वहाँ पर जो रहेंगे उनसे पूछ लेना। और जो बेसिक पे आपका होगा वो होगा आपका 26,000 समथिंग, 1 मिनट मैं बता देता हूँ। तो ये बेसिक पे देख लेना, ये जो 26,730 रुपये है, ये है अभी आपका बेसिक पे, ठीक है। 2 एडवांस इंक्रीमेंट लगता है क्लरिकल में। और
ये 11 नंबर में डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ये भी छोड़ देना। स्केल में कुछ मत लिखना, ये तो स्केल तो आपका 0 हो जाएगा। और फर्स्ट पोस्टिंग 12 नंबर में कुछ मत लिखना। 13 को फिल कर देना अपने हिसाब से, और 14 में नो कर देना। 15 में डिपेंडेंट अगर आपके हैं, तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर होंगे, डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि देखो जो आपके सैलरी पर डिपेंड कर रहे हैं, जिनका खुद का अर्निंग नहीं है। और अगर खुद का अर्निंग है तो बहुत सारे बैंक्स में क्या होता है कि 18,000 का क्राइटेरिया होता है कि अगर 18,000 से कम अर्न कर रहे हैं तो वो आपके डिपेंडेंट हैं। तो देख लेना अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर देना। और नंबर ऑफ अदर डिपेंडेंट्स, तो अगर आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ अगर कुछ नहीं कर रही तो वो डिपेंडेंट में आएगी। अगर आपके फादर या मदर भी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपके डिपेंडेंट में आ जाएंगे। और स्पाउस वर्किंग में अपने हिसाब से देख लेना। और फिर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे डाल देना, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में डाल देना। जी अभी से अभी अगर आपने किया है तो वो लिख देना, नहीं तो फिर इसको छोड़ देना। और प्रोफिशिएंसी, ठीक है, हिंदी, तो वो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख देना है। और जो भी लैंग्वेज आप जानते हो 23 नंबर में वो फिल कर देना। और ये आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी तरह का दिक्कत होगा। ये सारा चीज़ आपका पार्टिकुलर्स ही है। और देखो इसमें ये लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग लोन एडवांसेस इफ़ एनी ऑफ द ऑफिसर। ये पूरा फॉर्म ऑफिसर्स के लिए है ये फॉर्मेट, लेकिन क्लरिकल को दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, बट दिया है तो फिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी बैंक से किसी तरह का लोन चल रहा है तो वहाँ पे लिख देना, अमाउंट में लोन का अमाउंट लिख देना, आउटस्टैंडिंग जितना है, नेम ऑफ क्रेडिटर में उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जहाँ से आपने लोन लिया है। जैसे कि अगर स्टेट बैंक से लिया तो SBI लिख देना, या बजाज का लोन चल रहा है तो बजाज लिख देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे पेरेंट्स का कंप्लीट डिटेल्स लिखना है, अपने फैमिली का डिटेल्स लिखना है। और ये बाकी वही फॉर्म है, बस ये हिंदी में है। नेक्स्ट है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। देखो भाई कुछ भी हो जाए, इस अटेस्टेशन फॉर्म में किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हाइड मत करना, क्योंकि यही वो फॉर्म है जो कि बैंक पुलिस अथॉरिटी को भेजती है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालना सही से ही डालना, कुछ हाइड मत करना। और देखो एक ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ, तो आई डोंट थिंक कि किसी तरह का दिक्कत होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत है इस फॉर्म को फिलअप करने में, तो मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, इंडियन बैंक का DV फॉर्म कैसे फिल करना है, उस पर भी बताया हुआ हूँ। और भी बैंक्स का मैंने एक इंडियन ओवरसीज बैंक्स का भी, और पंजाब सीधा एंड सिंध बैंक्स का भी, उसमें भी वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि कुछ किसी तरह का दिक्कत होगा। एक ओवरव्यू दे दूंगा इसमें, अगर कोई भी पॉइंट मुझे ऐसा लगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और देखो आपका पॉइंट नंबर 7 में क्लास, आपका जो आप जब 15 साल के थे तब से लेके अभी तक आपने जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटेन किया है, वो सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करना है। और देखो ये जो है पॉइंट नंबर 9, ये क्रूशियल है। अगर आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके का कभी भी केस हुआ हो, या FIR हुआ हो, या आप कन्विक्ट हुए हो, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड मत करना, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं। और एक बात, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म था इसकी 4 कॉपीज आपको प्रिंट आउट करवानी है, और वो 4 कॉपीज आपको फिल करनी है। और ये है आपका नेक्स्ट रेफरी फॉर्म। रेफरी फॉर्म क्या है कि आपको 2 पर्सन का नाम देना है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं हो, ठीक है। और उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल ID सारा कुछ यहाँ पर देना है विथ कंप्लीट एड्रेस। सबसे पहले तो आपको अपना रोल नंबर लिख देना है कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट, रोल नंबर एंड प्रोसेस। रोल नंबर तो लिख देना, उसमें फिर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोसेस के आगे लिख देना कॉमन रिक्रूटमेंट, और प्रोसेस हो गया। उसके बाद XV जो कि 15 है आपका। और नेम ऑफ रेफरी में भाई आप किसी 2 पर्सन का नाम दे देना जो कि आपसे रिलेटेड नहीं हो। अपने किसी पापा के फ्रेंड का नाम दे देना, या अपने रिलेशन में किसी का भी फ्रेंड का नाम दे देना। और ये रेफरी बैंक इसलिए लेती है कि बैंक आपका करेक्टर वेरीफाई करवाएगी, उससे आप उससे कॉल करेगी और आपके बारे में पूछेगी, ठीक है। मतलब ये सब सारा बैकग्राउंड प्रोसेस का, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एंड प्रीवियस एम्प्लॉयर।
देखो ये फॉर्म क्या है कि इसमें आपको वो डिटेल्स देखना है कि आप देना है जहाँ आपने अगर प्रीवियसली कहीं काम किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या करंटली काम कर रहे हो। ठीक है, तो देखो बैंक सिंपली ये चेक करता है कि आपने पहले कहाँ काम किया है या क्या एक्सपीरियंस है, कहीं आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। इसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी या कुछ भी इन्फॉर्मेशन हाइड किया तो आपकी सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो सकती है और जॉब लगने के बाद भी टर्मिनेशन कर सकते हैं आपका। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप फिल कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो इसमें लिखना है आई बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट और रोल नंबर लिख देना है। और प्रेजेंट एम्प्लॉयर मतलब अभी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, देखो दो केस हो सकता है। अगर काम कर रहे हो तो आपने रिजाइन दे दिया होगा, ठीक है, रिजिग्नेशन दे दिया होगा अपने रिजल्ट निकलने के बाद, तो वो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर में आएगा। और वैसे लोग होंगे जो अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे होंगे तो उनको भी प्रेजेंट एम्प्लॉयर में उसी कंपनी का नाम देना है या उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है। और प्रीवियस एम्प्लॉयर में पहले अगर आप कहीं अगर काम कर रहे थे तो उनका नाम देना है। और जिन्होंने मल्टीपल जगह काम किया है तो इसका और प्रिंट निकलवा लेना और उसमें फिल कर देना। ठीक है, और अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो सिंपली सब में नोट अप्लीकेबल लिख देना। और ये जो है आई डिक्लेयर दैट आई हैव सबमिटेड द डिटेल्स ऑफ माय प्रेजेंट, ठीक है, इसको मतलब पेन से क्रॉस कर देना। ठीक है, और नीचे अपना डिटेल्स लिख करके साइन कर देना, यानी कि सिग्नेचर कर देना अपना। देखो इन्होंने मेडिकल के रिगार्डिंग एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है। और तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये बैंक आपसे इसलिए भरवाता है ताकि यह कंफर्म हो सके कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो फॉर ज्वाइनिंग द सर्विसेज ऑफ द बैंक। और आपने किसी भी तरह का जो डिजीज है या बीमारी है वो हाइड नहीं किया है और आपने अपनी हेल्थ की जानकारी जो भी है वो सही दी है। तो बस इसमें यह लिखा हुआ है कि आप आई उसके बाद अपना नाम लिख देना है एंड हियर बाय डिक्लेयर दैट कि डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने अपनी हेल्थ या मेडिकल कंडीशन की पूरी जानकारी बैंक को दे दी है और मुझे जो भी बीमारी है अगर वह मैंने नहीं छुपाई तो मैं बैंक में काम करने के लिए फिट हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी तरीके का अगर बीमारी आपको है तो देखो बीमारी मतलब कि क्रिटिकल इलनेस या जैसे कि कभी स्ट्रोक आया रहा हो, इस तरह का इलनेस अगर आपको हो, ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पर हाइड अगर करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। बाकी नॉर्मल इलनेस वगैरह वो चलता है। ठीक है, किसी को स्टोन हो गया ये सब छुपा भी दो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं कि मेडिकल के रिगार्डिंग क्या कंडीशन है, खुद से करवाना है मेडिकल या बैंक करवाएगी। तो ये कॉल लेटर में दिया हुआ है, तो जो मेल आया हुआ है उसके साथ एक कॉल लेटर भी आया हुआ है आपको। तो अभी मैं वो कॉल लेटर दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल लेटर आया हुआ है और इस कॉल लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन CSA की पोस्ट पे हुआ है और दैट इज सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी लाइक कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। और ये गुवाहाटी जोन के लिए है और इन्हें 20 अप्रैल को रिपोर्ट करना है 9:30 बजे। और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात जो अभी मैं बता रहा था, तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बैंक करवाएगी आपका और आपको इसके लिए 5,000 रुपये लेकर जाने होंगे कैश। तो अब जो भी देखो मेडिकल अगर बैंक करवाती है तो उस केस में देखो अगर किसी तरह का नॉर्मल बीमारी अगर कभी हुआ हो जैसे कि स्टोन वगैरह हो गया तो ये सब अगर आपसे पूछते हैं वहाँ के डॉक्टर तो सिंपली बोल देना कि नहीं है, ठीक है, या नहीं हुआ था, नहीं तो बेवजह का फालतू का खर्च आएगा। और आई थिंक कि 5,000 जो है वो सफिशिएंट अमाउंट है। ठीक है, 5,000 रुपये में तो हर तरह का टेस्ट हो जाएगा आपका। और दूसरा पॉइंट जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, उसको रिलेटेड मैंने जो भी जानकारी दी थी वो और देख लीजिएगा आप। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि जो भी एंटीसीडेंट फॉर्म आप फिल करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको एंटीसीडेंट फॉर्म कैसे फिल करना है, वो आपको 4 कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रिप्लिकेट लिखा हुआ है लेकिन मेल में जो है 4 कॉपी लिखा हुआ है और ये पुलिस अथॉरिटी के पास भेजती है बैंक, मैंने पहले भी बताया है ये। और स्टैम्प्ड एफिडेविट आपको लेकर के जाना है, वो भी मैंने बता दिया है आपको। और ये इंग्लिश वाला वर्जन हम लोग देख लेते हैं। कॉल लेटर, स्कोर कार्ड, ये सब मैंने देख लिया था, बता दिया था पहले भी।
और ओबीसी का जो क्लाउज है वो .4 में जो लिखा हुआ है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के बीच का आपका बना होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके। और जो EWS का सर्टिफिकेट है, वो जो सर्टिफिकेट है दैट शुड बी बेस्ड ऑन इनकम पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। और देखो, जो अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो दो केस है। अगर वो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो उसको NOC चाहिए और रिलीविंग लेटर तो उनके पास होगा नहीं, ठीक है। और जो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं तो उनके पास NOC और रिलीविंग लेटर दोनों होना चाहिए। और रेफरी रिपोर्ट हम लोगों ने देख लिया था। रेफरी रिपोर्ट ये 1 नंबर में लिखा हुआ है। और देखो, जो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर वाला रिपोर्ट अभी जो हमने PDF देखा था उसमें जो भी इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो बैंक क्या बोल रही है यहाँ पे कि बैंक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लेगी आपके एंटेसिडेंट की, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से या प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, ठीक है। तो उस केस में वहाँ पे आपको कंप्लीट नेम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या अपने एम्प्लॉयर का और फुल एड्रेस देना है, ठीक है। और आपको अपना भी प्रेजेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी हो वो कंप्लीट आपको फिल करना है, ठीक है, ताकि आप जो बैंक है वो आपका जो भी करेक्टर है या बैकग्राउंड रिपोर्ट उनसे ले सके, आपके रेफरी से या आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से। और देखो, जो इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है 6 नंबर पॉइंट कि जो भी आपका अपॉइंटमेंट है बैंक में वो दैट इज सब्जेक्ट टू यू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट, और आपका LPT टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सक्सेसफुली ऑब्टेन हो जा सकता है। और कोई भी अगर रिपोर्ट जो आना है आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से वो आ जाता है, तभी आपका जो है ये अपॉइंटमेंट वो कंफर्म माना जाएगा, आपका कास्ट भी वेरीफाई करवाया जाएगा। और सारा प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज लाइक ये सारा मेडिकल आपका जो बैंक करवाएगी और ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद बैंक आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगी। उस अपॉइंटमेंट लेटर में ही आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा, और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली जिस जोन में आपने रिपोर्ट किया है कि उसी जोन में होनी चाहिए, आई थिंक, ठीक है। तो इस कॉल लेटर में इतना ही लिखा हुआ है। और एक इन एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म्स भी हैं, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट Annex 7, ये भी आया हुआ है मेल में, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। वैलिड फॉर द ईयर, इसको आप छोड़ देना। इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है या करंट भी हो सकता है, तो DV के टाइम फिल करवा लेंगे वो लोग आपसे, ठीक है। और इसमें नाम, एड्रेस वगैरह वो सब लिख देना है। और सॉरी, ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS के लिए है, ये गलती होगी पढ़ने में, तो EWS के लोगों के लिए ये। देखो, मेल में कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म्स भी आए हुए हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय अंडरटेकिंग। इसमें आपको साइन, नाम, डेट और प्लेस लिखना हुआ है। डेट आप जब DV करवाओगे तब का देखो, जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पहला है एम्प्लॉय अंडरटेकिंग, ये एक डिक्लेरेशन है जो कि आपको साइन करनी है। इसमें बेसिकली ये है कि आपने बैंक की सभी पॉलिसीज पढ़ ली हैं, और जैसे कि सोशल मीडिया पॉलिसी, फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसी, और आप एग्री करते हैं कि बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इम्पोर्टेंट एसेट है बैंक के लिए, और आपको जो भी सेंसिटिव डेटा मिलेगा उसे सेव रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेटा को कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, और अवेलेबिलिटी के साथ प्रोटेक्ट करना है। अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन भी हो सकता है। और पॉलिसी फ्यूचर में अगर बदलती है बैंक की किसी भी तरह की तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि ये आज के लिए भी अप्लीकेबल है और फ्यूचर के लिए भी अप्लीकेबल है। सेकंड है आपका एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी, मतलब कि बैंक के जो सिस्टम्स हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गए या बैंक के इंटरनेट हो गए या ईमेल है, वो सही तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। बैंक का डेटा मतलब कि बैंक की प्रॉपर्टी, पर्सनल यूज इनका आप लिमिटेड ही करेंगे। बैंक मॉनिटरिंग भी कर सकता है, और डेस्कटॉप या लैपटॉप रूल्स भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। देखो, डेस्कटॉप या लैपटॉप रूल्स में क्या दिया हुआ है कि अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर वगैरह आपको बैंक के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। बिना भी किसी परमिशन के वाईफाई या मॉडेम कनेक्ट नहीं करना है बैंक के सिस्टम से,
एंटीवायरस वगैरह बंद नहीं करना है, ठीक है। और देखो जो भी एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह अगर है तो उसको स्कैन करना होगा, वायरस मिले तो रिपोर्ट करना है, सिस्टम को अपडेट रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेट यूसेज की बात करें तो इंटरनेट यूसेज जो है वो सिर्फ वर्क पर्पज़ के लिए करना है, अनऑथराइज्ड कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं करना है। और जो भी आपका पासवर्ड है वो सेफ रखना है, और किसी भी तरीके का अगर सस्पिशियस लिंक्स है उस पर क्लिक नहीं करना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बस इसमें इतना ही लिखा हुआ। अगर फिर ईमेल यूसेज की बात करें तो देखो ऑफिशियल मेल यूज़ करना है आपको बैंक के पर्पज़ के लिए, पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है, और पर्सनल ईमेल से ऑफिशियल काम नहीं करना है, सिंपली बात। और बैंक का ईमेल का यूज अपने पर्सनल काम के लिए नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया प्लस ब्लॉगिंग। देखो बैंक की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना ये स्ट्रिक्टली बैंड है, नेगेटिव कमेंट्स करना अबाउट योर बैंक ये भी स्ट्रिक्टली बैंड है। और किसी भी तरीके का ऐसा काम आपको नहीं करना है जिससे कि आपके बैंक की रेपुटेशन खराब हो, ये आपको यहाँ पर कंप्लायंस करना है स्ट्रिक्ट। और जब भी अगर आप किसी तरह का ओपिनियन देते हो तो वहाँ पे क्लियरली लिखना होगा कि यह आपकी पर्सनल ओपिनियन है, आप बैंक के बिहाफ पे नहीं बोल रहे हो, ठीक है। और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में सिंपली ये सब लिखा हुआ है कि आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर यूज़ नहीं करना है, कॉपीराइट का वायलेशन नहीं करना है, ठीक है, पासवर्ड शेयर नहीं करना है, नेटवर्क हैकिंग, स्पैम मेल्स भेजना, फेक ईमेल भेजना, ये सब नहीं करना है। मतलब कोई भी इलीगल या रिस्की काम आपको सिंपली नहीं करना है। और फिर से सोशल मीडिया पॉलिसी दिया हुआ है, तो सोशल मीडिया पॉलिसी यहाँ पे ये बोल रहा है कि बैंक की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है, बैंक की तरफ से आपको कहीं भी नहीं बोलना है, ठीक है। बैंक या कलीग्स की बुराई नहीं करना है कहीं भी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो ये सारे पॉलिसीज को आप अपने से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर करता हूँ। आई थिंक कि सारी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और देखो ये मैंने जो यूजुअल मेरा फॉर्मेट होता है वीडियो बनाने का, उस फॉर्मेट में मैंने इस वीडियो को नहीं शूट किया है क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ और मेरे लिए उस फॉर्मेट में वीडियो बनाना और उस तरीके से एक्सप्लेन करना सभी चीज़ों को लिख करके वो पॉसिबल नहीं है। और मैंने समय निकाल करके इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उससे भी कनेक्ट होने का आपको मौका मिलेगा वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।